जब समान तनख्वाह मिलती है, समान पद है, आपस में ट्रांसफर पोस्ट है, साथ उठते बैठते हैं, साथ खाना खा रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को केवल और केवल जाति के आधार पर बैकवर्ड कैसे प्रमाणित कर देंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण है उसके बारे में एक बार आप विस्तार से बताइए कि वो बाकी आरक्षण से कैसे अलग है। कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे सरकारी कॉलेजों से वंचित कर दिए जाते हैं आरक्षण के कारण से, जी। तो प्राइवेट कॉलेज में मान लो फीस लग रही है उसकी 1 लाख रुपए साल की, सरकारी कॉलेज में 1500 रुपए पड़ता था वो। तो हमारा मानना है कि मेरा बच्चा भी इस देश का नागरिक है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर ये 98,000 या 99,000 का जुर्माना पर ईयर क्यों लगाया जा रहा है? अच्छा, आधे ज्यादा उत्पीड़न ऐसा हो रहा है कि आरक्षण के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है। वो डर लगा कि जी कहीं इनकी हत्या नहीं हो जाए, कहीं मार दिए जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे, कई तरह। अभी भी कोई काम अच्छा होता है, हाईकोर्ट से फैसला अच्छा आता है तो धमकी आती है। टिकटों का आरक्षण ये कि सब इतने परसेंट टिकटें सभी मान्यता प्राप्त पार्टियां जो है वो अपने टिकटों में SC/ST को देनी पड़ेगी कहीं से भी दो, लेकिन उनके सामने खड़ा कोई भी हो सकता है। समता आंदोलन जाति आधारित आरक्षण का विरोध करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जाति आधारित आरक्षण होने के कारण से नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बात शुरू करते हैं। समता आंदोलन समिति ये क्या है और किस तरीके से ये कार्य कर रही है? देखिए, समता आंदोलन समिति जो है ये एक्चुअली देश को बदलने वाली संस्था है, एक NGO के रूप में रजिस्टर्ड संस्था है। ये 11 मई 2008 को हमने शुरू किया था इसका, और इसके लक्ष्य जो रखे हैं वो आपको बता दें, जैसे एक राष्ट्र एक जान, हर इंसान एक समान, मेरा भारत महान, और चौथा लक्ष्य ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सभी सुखी हो, पूरे देश को बदलने वाली संस्था है ये, और इसके रिजल्ट अब आने लगे हैं, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, जुड़ रहे हैं, अच्छा हमारा नेटवर्क बन गया है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। कई कार्यक्रमों में और कई वीडियोस में कई बार सुनने को मिला है कि आप कई बार कहते हैं कि कोई तारीख है उसके बाद से देश के अंदर आरक्षण बंद है, तो वो किस तरीके का आरक्षण बंद है और वो तारीख क्या है? वो तारीख है 17 जून 95, और वो प्रमोशन में आरक्षण बंद है, ये मैं कहा करता था 2018 तक। 2018 के बाद कहना बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि 17/6/95 को 77वें संविधान संशोधन के जरिए प्रमोशन में आरक्षण शुरू किया गया, क्योंकि 1992 में जो इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था 9 जजों की बेंच का, उससे प्रमोशन में आरक्षण को बंद कर दिया था। तो उसके बाद संशोधन लाई संसद, 17/6/95 को पारित हुआ वो, तो तब उसको फिर चैलेंज किया हम लोगों ने, हमारे बहुत से साथियों ने चैलेंज किया। 68 मैटर्स थे उसमें चैलेंज करने वाले, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई। M नागराज के नाम से वो केस प्रसिद्ध है। उसमें जो फैसला आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, ये जो आपने संविधान संशोधन किया है इसको हम सशर्त मंजूरी देते हैं, और उन्होंने 3 शर्तें लगा दी। 3 शर्तें लगा कि सब आप प्रमाणित करोगे प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले कि वो एम्प्लॉय बैकवर्ड है, नौकरी में आने के बाद ही बैकवर्ड है। दूसरा, उस वर्ग का इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आप प्रमाणित करोगे। तीसरा, उसको प्रमोशन में आरक्षण देने से ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तीनों शर्तें अगर आप प्रमाणित कर देते हो, फिर चौथी बात और कही कि ये तीनों शर्तें आप क्वांटिफाइबल डाटा से प्रमाणित करोगे। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया ऐसा प्रमाणित होगी, नहीं, डाटा उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट एनालाइज करेगा, उसके बाद ही आपको राइट मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण देने का। तो वो चलता रहा। तो जब जब हमने चैलेंज किया, तीनों शर्तें सरकार पूरी कर ही नहीं सकती थी, तो जब जब ये प्रमोशन आरक्षण का हमने चैलेंज किया, हमको सफलता मिली, क्योंकि नौकरी में आने के बाद किसी को बैकवर्ड साबित किया ही नहीं जा सकता, और क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर जब समान तनख्वाह मिलती है, समान पद है, आपस में ट्रांसफर पोस्ट है, साथ उठते बैठते हैं, साथ खाना खा रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को केवल और केवल जाति के आधार पर बैकवर्ड कैसे प्रमाणित कर देंगे? तो हम हर जगह जीत रहे थे, लेकिन 2018 में दुर्भाग्य से ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक अदर 5 जजों की बेंच ने अपने पूर्व 5 जजों की बेंच जो हमने फैसले में जो शर्तें लगाई थी,
इसमें से बैकवर्डनेस की शर्त को डाइल्यूट कर दिया कि साहब बैकवर्डनेस को प्रमाणित करने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा की जरूरत नहीं है। अब क्वांटिफाइबल डाटा की जरूरत नहीं है तो फिर सरकार मानने लगी है बैकवर्ड है, नौकरी मारने के बाद ही बैकवर्ड है। तो अब सितंबर 2018 के बाद की स्थिति ये है कि जितने परसेंट इनको आरक्षण दे रखा SC ST को नौकरी में, उतने परसेंट कोटा इनका प्रमोशन में भी हो गया है, लेकिन सामान्य पद पर अभी एक भी नहीं आ सकता है। हालांकि हमने उसको चैलेंज कर रखा है, तो वो जब फैसला आएगा तब ये भी खत्म बंद हो जाएगा। ये गलत है, असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोच के इस शर्त को डाइल्यूट किया है, ये ईश्वर जाने या सुप्रीम कोर्ट जाने, ये दुर्भाग्य हमारे देश का, न्यायिक व्यवस्था का भी दुर्भाग्य है कि ये ऐसी स्थितियां चल रही है। लेकिन आज की डेट में ये है कि जो प्रमोशन में आरक्षण 17 से 95 से बंद हो गया था, वो सितंबर 2018 से पुनः चालू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किया है, गलत ढंग से किया है, असंवैधानिक रूप से किया है, और किया है तो किया, इसको चैलेंज कर रखा हमने, लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी फैसला आएगा तो ये भी बंद होगा। आरक्षण के कई रूप हैं इस देश में, और सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण है उसके बारे में एक बार आप विस्तार से बताइए कि वो बाकी आरक्षण से कैसे अलग है। फिर हम आगे भी कवर करेंगे दूसरे आरक्षणों को, हम शिक्षा के क्षेत्र के आरक्षण पर बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण है उसके बारे में हमारे समता आंदोलन ने कोई ज्यादा काम नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया है? क्योंकि लोग आते नहीं, पिटिशनर्स आते नहीं हमारे पास। दूसरा हमारा मानना ये है कि शिक्षा तो मिलनी चाहिए, जो दबे कुचले लोग हैं या पिछड़े हैं, वंचित है, उनको शिक्षा तो दी जानी चाहिए। चाहे उनको स्कॉलरशिप दे के दी जाए, चाहे फीस दे के दी जाए, चाहे खर्चा सरकार वहन कर दी जाए। लेकिन ये जो आरक्षण दिया है इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि सरकारी कॉलेजों से सामान्य वर्ग के बच्चों का सफाया हो गया है। ये बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि ये इसको कैसे इसका निदान निकाला जाए। एक तरफ हम चाहते हैं कि इनको शिक्षा दी जानी चाहिए, इनको आरक्षण दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी तरफ इनका सफाया थोड़ी होना चाहिए। फिर तो जो युवाओं में जो सामंजस्य बैठता है पढ़ते टाइम, जो इंटीमेसी डेवलप होती है, वो खत्म हो जाएगी। आजकल 90% सामान्य वर्ग के बच्चे प्राइवेट कॉलेजों से, स्कूलों से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आरक्षण के आधार पर आ ही नहीं पा रहे वो। तो उसका ये है कि जो मेरिट के हिसाब से आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, सामान्य वर्ग की पद, सामान्य सीटों को ले रहे हैं, बाकी आरक्षण से आ जाते हैं। तो इसमें हमने ये देखा है कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे सरकारी कॉलेजों से वंचित कर दिए जाते हैं आरक्षण के कारण से, या उनके मार्क्स से कम मार्क वाले बच्चे जो सरकारी कॉलेजों का लाभ उठा रहे हैं, उनको प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ रहा है। तो ये कंसेप्ट मेडिकल में भी है, सरकारी कॉलेजों में भी है, और IIT कॉलेजेस के लिए भी है। तो उस कंसेप्ट को हम ये डेवलप कर रहे हैं कि जी जो बच्चा, जैसे मेरा बच्चा है, उसके मान लो 90% मार्क्स आए और उसको प्राइवेट कॉलेज, स्कूल, कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज में मान लो फीस लग रही है उसकी 1 लाख रुपए साल की, सरकारी कॉलेज में 1500 रुपए पढ़ता था वो। तो हमारा मानना है कि मेरा बच्चा भी इस देश का नागरिक है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर ये 98,000 या 99,000 का जुर्माना पर ईयर क्यों लगाया जा रहा है? अगर सरकार देना चाह रही है किसी को आरक्षण, उसका लाभ दे रही है, तो उससे कम नंबर वाले को अगर आप पढ़ा रहे हो, उसको वंचित करते हो सीट से, तो उसका खर्चा प्राइवेट कॉलेज का सरकार वहन करे। और ये करेगी, सरकार को करना पड़ेगा। हमारी संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है, समानता का अधिकार हम सबको ही है, करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में तो और विकट हालात है। जो बच्चे आरक्षण कारण से मेडिकल या PMT में या नीट से वंचित होकर के प्राइवेट कॉलेजों में जाने धकेल दिए जाते हैं, जाना पड़ता है, उनको 1-1 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है। वहां जो 5 लाख में MBBS हो रही है, वहां 1 करोड़ 2 करोड़ में MBBS हो रही है। तो ऐसा क्या अपराध कर दिया अभी बच्चों ने? तो हमारा ये कहना है कि वो बच्चे आए हमारे पास, हम उनसे रिट लगवा करके, समानता का अधिकार रिट लगवा करके उनको वो फीस के डिफरेंस का पैसा दिलवा सकते हैं, बशर्ते कि वो उस कट ऑफ से ऊपर हो जो SC ST और OBC की रही है, उससे ऊपर उनके मार्क्स में जरूरी है। तो हम उनको फीस का डिफरेंस का पैसा कोर्ट के थ्रू दिलवा सकते हैं। आपने अभी ये कहा, तो इस विषय के अंदर एक बात ये उठती है कि वीडियोस में और मीडिया में तो हम खूब हल्ला देखते हैं, असल में जागृति है, बच्चे आप तक पहुंचते हैं
कोई असल में आप तक पहुंचने की कोशिश करता है या सिर्फ माहौल बनाने के लिए ही इन बातों को रखा जाता है? कैसा, क्या आपका क्या विचार है? पीड़ित बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। एक तो अज्ञानता है, हमको आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी नहीं है। एक, हमारी बातों पे वो यकीन नहीं करते। दूसरा, हो सकता है हमारी बातें वहां तक पहुंचती नहीं हो। कुछ बच्चे यकीन करके आते हैं, हिम्मत करके हमारे पास, उनके पेरेंट्स वापस ले जाते हैं उनको, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सरकार खिलाफ हो जाएगी। मतलब अनावश्यक भय से भयाक्रांत है लोग, डरे हुए सहमे हुए हैं लोग। आम आदमी भीरू प्रकृति का होता है, वो सुविधा भोगी भी होता है कि जो चल रहा है चलने दो। लड़ाका इंसान जो व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं या गलत असंवैधानिक अवैधिक काम के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है समाज में। तो इस कारण से बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो ये हमारे पास समस्या है। और जो बच्चे आते हैं हमारे पास, उनको हम रिलीफ दिलवाते हैं, रिट लगवा कर रिलीफ दिलवाते हैं। आपने रिट की बात करी, तो रिट से ही बात करते हैं कानूनी लड़ाई का। तो आप मूलतः बीकानेर से आते हैं, तो कानूनी लड़ाई का रास्ता चुनना कितना मुश्किल था या आसान था, और पारिवारिक क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ी, और भी क्या समस्याएं आपके सामने आई? देखिए, इसके अंदर कानूनी लड़ाई जो है वो हमने इसलिए रास्ता चुना कानूनी लड़ाई का, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, विधिक रूप से कर रहे हैं, रजिस्टर्ड संस्था हमारी। हम कोई भी गैर संवैधानिक या अविधिक काम नहीं करते, ना ही सरकार को करने देना चाहते, ना ही किसी और को करने देना चाहते। अब जो आरक्षण के प्रावधान है उनको अगर अक्षर से लागू कर दिया जाए तो आधा उत्पीड़न तो बस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, आधे से ज्यादा उत्पीड़न ऐसा हो रहा है कि आरक्षण के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है, गलत ढंग से लागू किया जा रहा है, और लोगों को पता ही नहीं क्या गलत ढंग से लागू किया जा रहा है। हम उनको जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमारी बात में यकीन नहीं करते वो। तो कानूनी रास्ता इसलिए चुना कि उसमें जैसे एक हाईकोर्ट का नोटिस इशू हो गया, उसकी खबर बनती है, लोग उसको देखते हैं, वो क्रेडिबिलिटी समझते हैं कि भाई हाईकोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है, इसका मतलब समता कोई सही बात कह रहा है। तो वो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लोग हमारी बात सुनते हैं, हमसे जुड़ते हैं, और उसका रिजल्ट भी आता है। दूसरा ये था, सरकारी तंत्र में रहते हुए हम जो कर रहे हैं, सरकारी तंत्र में था, मैं नौकरी में ही था, नौकरी में रहते हुए किया था। एक तो इसलिए डर नहीं था कि हम 1000% संवैधानिक और विधिक लड़ाई लड़ रहे थे, हम असंवैधानिक अवैधिक लड़ाई लड़ ही नहीं रहे थे। दूसरा, मैं बाई बर्थ अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, अपने विभाग में खूब लड़ा, हर जगह अन्याय के खिलाफ लड़ता रहता हूँ, और मेरे को ये ईश्वर पे पूरा विश्वास है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति की मदद ईश्वर करता है, और मेरी सैकड़ों जगह मदद की है ईश्वर ने। तो और देखो, नौकरी में रहते हुए हमने किए, बहुत काम किए ऐसे। मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने 50,000 प्लस की गैदरिंग की थी अमरूदों के बाग में। ये 2013 की घटना, 12 जनवरी 2013 को, जब अखिलेश यादव को बुला करके हमने सम्मानित किया था, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अखिलेश यादव ने लागू कर दिया था यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और प्रमोशन आरक्षण आज तक बंद है वहाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आज तक बंद है प्रमोशन आरक्षण, उत्तराखंड में बंद है उसका आधार पर। अच्छा, 2 राज्यों में प्रमोशन आरक्षण बंद है। अच्छा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे अशोक गहलोत साहब, उन्होंने अपनी जातिगत राजनीति करते हुए उसको लागू नहीं किया, तो यहाँ किसी न किसी रूप में उस पर्टिकुलर परसेंटेज तक, कोटे तक प्रमोशन आरक्षण चल रहा है। इसलिए हमने यहाँ गैदरिंग की, और बिल्कुल उसका अशोक गहलोत को नुकसान उठाना पड़ा। तो जो 2013 चुनाव हुए, कांग्रेस 20 सीटों पर सिमटी थी राजस्थान में, ऐसी दुर्दशा कांग्रेस की राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। वो हमारी उस गैदरिंग का परिणाम था। हर तहसील से बसें भर के आई थी, 50,000 प्लस की गैदरिंग कम थोड़ी होती है, हर तहसील से बसें भर के आई थी। पूरे राजस्थान में हुआ था कि आम लोगों के साथ ये गहलोत सरकार अन्याय कर रही है, असंवैधानिक कार्य कर रही है, अविधिक कार्य कर रही है, जातिगत भेदभाव कर रही है। ये मैसेज हम जन जन तक पहुंचाने के लिए सक्षम हुए थे, और ईश्वर कृपा से निर्भीकता से हमने अपनी बातें रखी, उसका रिजल्ट भी आया। बीकानेर से जयपुर तक की यात्रा के बारे में बताइए कि बीकानेर से जयपुर कैसे पहुंचे आप, और ये लड़ाई कैसे आगे आपने
देखिए ये बात है 2006 की। जी 2006 में, अक्टूबर 2006 में फैसला आया था एमनाक राज का। जी उस समय मैंने इसको फैसले को पढ़ा और समझ लिया था कि प्रमोशन आरक्षण बंद हो गया है ये, और इसको लागू करवाने के लिए मैं 2 साल के लिए जयपुर आया था। तो मेरी नेचर को मेरे बच्चे घर वाले समझते हैं, वो बड़े मायूस हुए। जातिगत आरक्षण खिलाफ लड़ाई लड़ना स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर रिस्की भी बहुत था। जी उनको डर लगा कि जी कहीं इनकी हत्या नहीं हो जाए, जी कहीं मार दिए जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे, सारी संभावनाएं थी। बच्चों ने इकट्ठे होकर के मेरे से बात की, तो मैंने कहा कि भाई मेरे को तो 1% भी गलतफहमी नहीं है कि तुम लोगों को मैं पालता हूँ। जी जिन बच्चों के माँ बाप बिल्कुल बचपन में ही चले जाते हैं, जन्म लेते ही या जन्म से पहले माँ बाप मर जाते हैं, उनको ही भगवान पालता है और वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उदाहरण दिया, और दूसरा ये भी कहा उनको भी मेंटली प्रिपेयर रहो, सस्पेंड तो मैं निश्चित रूप से हो सकता हूँ, नौकरी में रहते हुए काम करूंगा तो आधी तनख्वाह में घर का गुजारा चलाना पड़ेगा अपने को जी तो मेंटली प्रिपेयर करके आया था बच्चों को। तो बच्चों ने साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और बाद में परिस्थितियां ऐसी मजबूत होती चली गई कि ऐसी कोई स्थिति आई नहीं जी ना, तो कोई मेरी हत्या की स्थिति आई और ना ही मेरे को सस्पेंड होने की स्थिति आई। धमकियां आपको खूब मिली? हाँ, धमकियां धमकियों मिली, का खूब मिली। कई कई तरह, अभी भी कोई काम अच्छा होता है, हाईकोर्ट से फैसला अच्छा आता है तो धमकियां आती है। जी बड़े ऊट पटांग ढंग से लोग करते हैं, तो अननोन फोन कॉल्स तो मैं अटेंड ही नहीं करता। जी और कई बार जो अचानक उठा लिए जाते हैं या कोई जानकार लोग होते हैं वो उठपटांग बोलने लग जाते हैं, अच्छा तो बोलते हैं तो उनको विनम्रता से जवाब देते हैं, भाई हम अपना काम कर, तुम अपना काम करो, जी टेलीफोन करने से क्या होगा। जी फिर भी कोई धमकी देता है तो कहते बता भाई, तू मारेगा तो कहाँ आना है, बता दे, आ जाऊंगा, मार दे, खत्म कर बात जी को। तो इतनी होती है। गलत जी लोगों के पास मतलब जो जोश तो होता है, लेकिन हाँ हाँ करने कराने कुछ नहीं होता उनके पास। गलत तो गलत, उनकी आत्मा जानती है जी वो गलत लाभ ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनकी आत्मा उनको आगे बढ़ने नहीं देती है। जी समता आंदोलन और आपके भी विचार समानता के हैं। समानता का अधिकार का आपको लगता है कि वर्तमान में जो आरक्षण जिस तरीके से दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं समानता का जो अधिकार हमें आरक्षण संविधान से मिला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हनन है उसका, ऐसा आपको लगता है? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था तो समानता लाने के लिए की गई थी। जी तो संवैधानिक व्यवस्था और प्रावधान होना डिफरेंट चीज है, जी उसका इम्प्लीमेंटेशन होना डिफरेंट चीज है। इम्प्लीमेंटेशन जो इसका हो रहा है वो बेहद गलत ढंग से हो रहा है, उससे असमानता बढ़ रही है। जी एससी में भी असमानता बढ़ रही है, जी शेड्यूल ट्राइब्स में भी असमानता बढ़ रही है, ओबीसी में भी असमानता बढ़ रही है आपस में, और एससी एसटी ओबीसी और जनरल में भी असमानता बढ़ रही है। वो इसके इम्प्लीमेंटेशन का दोष है, क्योंकि ये जो आरक्षण का प्रावधान है संविधान में, नौकरियों में जो आरक्षण है वो जातिगत आरक्षण नहीं है, जातिगत आधार पर है ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि संविधान में जो आर्टिकल 16(4) में जो आरक्षण दिया गया है उसमें एससी एसटी को आरक्षण नहीं है नौकरियों में। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिया जा रहा है। आर्टिकल 16(4) में बैकवर्ड्स को आरक्षण है, जो बैकवर्ड वर्ग है जी और जिनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में, उनको ही आरक्षण का प्रावधान है। अब बैकवर्ड्स को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, पूरे इंडिया में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये कोई प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई एससी एसटी को बैकवर्ड माना जाए जी तो इनको नौकरी में आरक्षण मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन कह दिया कि भाई इनको बैकवर्ड नहीं माना जाए, इनको नहीं मिलेगा। उनका एससी एसटी को या ओबीसी की जातियों को संविधान में नौकरी में आरक्षण नहीं है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जी वो 1000% पूरी तरह से जातिगत आधार पर हो रहा है। जातियों को आरक्षण कर दिया है, ओबीसी में जातियों को लिस्टें बन रही हैं, जातियों को आरक्षण दे रहे हैं, एससी एसटी में जातियों को लिस्टें बन, जातियों को आरक्षण दे रहे हैं। उससे विसंगति ये हो रही है, जो पात्र नहीं है, जो संपन्न वर्ग है, जो मजबूत वर्ग है, इनके एससी वर्ग में, एसटी वर्ग में, ओबीसी वर्ग में जी वो ले जा रहे हैं। मजबूत जातियां हैं, इनमें भी कमजोर जातियां, अति कमजोर जातियां, अगड़ी जातियां इनमें भी है।
अच्छा। तो अगड़ी और मजबूत जातियां जो SC ST OBC की वो आरक्षण का लाभ ले जा रही हैं, तो उससे इनमें भी भेदभाव और बहुत गैप बढ़ता जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन और असमानता बढ़ रही है। इस संवैधानिक प्रावधान के कारण से जातिगत आरक्षण SC ST OBC और सामान्य वर्ग में बेहद दुर्भावना बढ़ा रहा है, जातिगत विद्वेष फैला रहा है, जातिगत गैप बढ़ा रहा है, और ये जहर बढ़ता ही जा रहा है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उपवर्गीकरण का, कि SC ST को उपवर्गीकृत किया जा सकता है। जो इनमें अति पिछड़ी जाति है उनको एक वर्ग में डाल दो, जो कम पिछड़ी जाति है उनको एक वर्ग में डाल दो, जो इनमें मजबूत और संपन्न जातियां हो गई उनको एक वर्ग में डाल दो, और जो इनका आरक्षण है, जैसे राजस्थान 16% आरक्षण है, इसको 3 टुकड़ों में बांट के दे दो, आप 4 टुकड़ों में बांट के दे दो, तो सब में कुछ ना कुछ जाए और कुछ ना कुछ लाभ मिलना लगे, कुछ 4-5 जातियां हड़पने नहीं लग जाए। OBC में बहुत भयंकर इसका दुरुपयोग हो रहा है। 4-5 जातियां हाईकोर्ट कह चुका है, हमारे ही फैसले में कहा है राजस्थान हाईकोर्ट ने, कैसे भी 4-5 जातियों को अगर आप बाहर कर दोगे, OBC में आने के लायक ही नहीं है जातियां, तो ये जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन बस ही बंद हो जाएगा, ये राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा हुआ है। लेकिन किसकी हिम्मत है, कोई कर नहीं पाते ये बात, वो चल रही है, कह चुके। अब OBC में उपवर्गीकरण के प्रयास चल रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रयास, और हमारा OBC प्रकोष्ठ है समता आंदोलन का, SC प्रकोष्ठ है, ST प्रकोष्ठ है, ये SC ST OBC के उपवर्गीकरण के लिए ज्ञापन वगैरह दिए हैं, रिटे भी लगाएंगे हम, कुछ आंदोलन भी करेंगे ये लोग, उसका रिजल्ट आएगा और कुछ ना कुछ लाभ इन जातियों के जो वंचित वर्ग को भी मिलेगा। आपकी बातों से लगता है कि आपका कोर्ट और संविधान में पूर्ण विश्वास है, आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी वो विश्वास खोया नहीं है, वो आपकी बातों से ऐसा नजर आता है कि वो और मजबूत होता जा रहा है जैसे आप ये लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं। हमने शिक्षा के आरक्षण की बात करी, आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात करी, तो इम्प्लीमेंटेशन विधायिका से होता है, विधायिका का आरक्षण शिक्षा के आरक्षण से कैसे अलग है? देखिए, विधायिका का आरक्षण और शिक्षा और नौकरी का आरक्षण बिल्कुल ही अलग अलग है। शिक्षा का आरक्षण आर्टिकल 15(4) में दिया गया है, और नौकरियों का आरक्षण आर्टिकल 16(4) में दिया गया है, और विधायिका का आरक्षण आर्टिकल 333, 334, 335 उनमें दिया गया है। विधायिका का आरक्षण जातिगत आरक्षण है, वहां SC और ST को आरक्षण दिया गया है। SC ST कौन? जो राष्ट्रपति की अधिसूचना में शामिल की गई है, अनुसूचित सूचियों में शामिल की गई, वो SC ST को दिया गया है। अब ये सामान्यतः लोग कहते हैं आरक्षण 10 साल का था, वो भी डिफरेंस है इसमें। विधायिका का आरक्षण 10 साल के लिए था, नौकरियों को और शिक्षा का आरक्षण 10 साल की कोई बाइंडिंग नहीं है, उसमें तो 3 शर्तें पूरी करो और दो, ये है उसके अंदर। अभी विधायिका का आरक्षण 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, बढ़ते जा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो विधायिका का आरक्षण दिया गया था, प्रावधान किया गया था, उस पर इस बात में बहुत डिबेट हुई थी कि सब 10 साल बाद यदि इसको बढ़ाना पड़े तो हम क्या करें। तो उसमें डिबेट हुई और डिबेट में डिसाइड किया गया कि नहीं, किसी भी सूरत में 10 साल के बाद इसको बढ़ाना ही नहीं है, ये आरक्षण का प्रावधान 10 साल के बाद स्वतः लैप्स हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसको, स्वतः लैप्स हो जाएगा। जो 10 साल वाली जो बात आती है वो विधायिका के आरक्षण के, हाँ, विधायिका के आरक्षण के लिए, MLA MP के जो आरक्षण उसके लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विधायिका 10 साल के अंदर इतना दबाव आने लग गई SC ST के लॉबीज के बाद में जो इसको बढ़ाने की बात थी, वो प्रावधान वही है, उस 10 साल को 20 साल कर देते हैं, 20 को 30 कर देते हैं, यूं करते कर 70-80 साल तक कर दिया, उसको 80 साल तक कर चुका है अभी ये। बात ये कि 20 साल बाद स्वतः लैप्स हो जाएगा, 30 साल के बाद स्वतः लैप्स हो जाएगा, 40 साल, वो आंकड़ा वो चेंज करते जा रहे हैं बस ये। तो ये गलत हो रहा है, असंवैधानिक है। संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी जो भावना, देश भक्ति की जो भावना थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और संसद ये दो डिफरेंट चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सारे जितने सांसद थे वो देशभक्त सांसद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और संसद में राजनेता लोग हैं, ये वोटों की राजनीति करते हैं, वो वोटों की राजनीति नहीं करते थे, वो तो सर कटाने की राजनीति करते थे, देश के लिए सर कटाने के तैयार थे। उन्होंने देश हित में ये समझा कि इसे 10 साल के लिए प्रावधान कर दिया जाए, उसका स्वतः लैप्स हो जाए। अब ये वोटों की राजनीति में इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ये गलत है, इसको हमने चैलेंज कर रखा है, और लगातार हमारी 1999 में रिट हुई थी, 2009 में रिट हुई थी,
2019 में रूट हुई थी। हर 10 साल बाद जो भी संशोधन आता है हम उसको चैलेंज करते हैं जी। और ऐसी करीब 28-30 रिटें पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के पास। जी। सुप्रीम कोर्ट 2003 में ऑर्डर कर चुका है कि जी इसकी संविधान पीठ का गठन किया जाए, इसको संविधान पीठ सुनेगी। जी। फिर अभी 2 साल पहले फिर किया था। अभी ये चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस बने थे, जी। जी। चीफ जस्टिस शपथ लेने से जस्ट पहले जी। जी। 5-7 दिन पहले ये संविधान पीठ में बैठे थे, उसमें उन्होंने ऑर्डर कर दिया था जी। कि सब 1 महीने के अंदर अंदर सब जितने रिटे वाले हैं सब अपने रिटर्न आर्गुमेंट पेश कर दो। जी। जी। इन्होंने एक नोडल वकील मुकर्रर कर दिया था कि इस वकील को दे दो, इंडेक्सिंग कर देगा ये वकील, और 1 महीने के बाद ये विधायिका के आरक्षण पर डे टू डे सुनवाई होगी कि संवैधानिक है या असंवैधानिक। लेकिन उन बातों को 2-2.25 साल बीत चुके हैं, तो ये रिटायर भी हो गए। इन्होंने फिर सुनवाई की ही नहीं। उसके बाद चीफ जस्टिस बनने के बाद सरकार का क्या दबाव होता है जुडिशरी पर, होता है या नहीं होता है ये वो जाने, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन ये निश्चित है जब भी सुनवाई होगी उस पर ये विधायिका का असंवैधानिक आरक्षण चल रहा है, ये लैप्स होगा, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इस दौरान हमने ये भी लिख के दिया है, इस बार जो रिट की है उसपे एक हमने एक और प्रेयर कर दी कि साहब अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है इसको खत्म करने की, तो आप इसको कम से कम रोटेशन से कर दो, ताकि एक कंस्टिट्यूंसी 25-25 साल तक बुक हो जाती है। कोई भी तरह चुनाव लड़ना चाहता है अपने कंस्टिट्यूंसी से लड़ ही नहीं सकता वो, और 25 साल अगर जीवन का निकल जाता है तो उसका महत्वपूर्ण काल तो निकल गया, वो कभी लड़ ही नहीं पाता चुनाव, और फिर दोबारा वही कंस्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाती है। अगर रोटेशन से कर देंगे तो एक कंस्टिट्यूंसी एक बार रिजर्व रहेगी, अगली बार अनरिजर्व हो जाएगी, तो वहां के नागरिकों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, और जो इस जातिगत आरक्षण से जो पीड़ा उभर रही है, जो उसका विरोध हो रहा है, वो भी कोई डाइल्यूट होगा, और इनकी संख्या भी कम नहीं होगी विधायिका के अंदर SC/ST वालों की। तो वो भी हमने उनको चांस दिया है। एक हमने ये भी प्रेयर की है कि अगर आप ये भी नहीं कर सको रोटेशन से, तो आप टिकटों का आरक्षण कर दो। टिकटों का आरक्षण ये कि सब इतने % टिकटें सभी मान्यता प्राप्त पार्टियां जो हैं वो अपने टिकटों में SC/ST को देनी पड़ेगी कहीं से भी दो, लेकिन उनके सामने खड़ा कोई भी हो सकता है फिर, ताकि एक आम नागरिक का मूल अधिकार खत्म नहीं हो। प्रजातंत्र का जो मूल कंसेप्ट है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा, वो फले फूले हमारे देश में। हमारे देश में बहुत सी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें लाखों करोड़ों लोग बिना अपने इच्छा के व्यक्ति को वोट दिए ही मर जाते हैं, चुनाव लड़ने की भावना अपने इच्छा मन में लिए ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंस्टिट्यूंसी चली आ रही है सालों से, हाँ, उनके जन्म से मरण तक वो रिजर्व ही चली आ रही है। तो ये चीज नहीं हो, इसलिए हमने ये 2 ऑप्शन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के समय इस चीज को ध्यान रखे, खत्म नहीं भी करा सके तो या तो रोटेशन कर दे इसको, और या फिर टिकटों का आरक्षण। 2018 के चुनाव में आपने आरक्षित सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो वो क्या सोच थी उसके पीछे, वो थोड़ा सा देखिए। समता आंदोलन की सोच समतावादी है। हमारे साथ SC प्रकोष्ठ वाले SC भी जुड़े हुए हैं। हमारा SC प्रकोष्ठ को शेड्यूल कास्ट के लोग ही चलाते हैं। ST प्रकोष्ठ है उसको ST वाले ही चलाते हैं। OBC प्रकोष्ठ उसको OBC वाले ही चलाते हैं। तो उन लोगों को समझ में आया हुआ है कि जी ये समता आंदोलन समतावादी है। SC ST OBC के कुछ लोग हमारा विरोध करते हैं, वो लोग करते हैं जो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। अच्छा। जो अपने वर्ग के लोगों का आरक्षण का अधिकार लूट रहे हैं, या सरकारी जो योजना उनके उत्थान के लिए बन रही है उनको लूट रहे हैं, मतलब उनके हकों पर डकैती डाल रहे हैं। जो SC के लोग हैं, जो SC वर्ग के वंचित लोगों के हकों पर डकैती डाल रहे हैं, वो हमारा विरोध करते मिलेंगे आपको समता आंदोलन का। ST के जो लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, वंचित लोगों के हकों पर डकैती डाल रहे हैं, वो समता आंदोलन का विरोध करते मिलेंगे आपको। OBC में भी वही लोग हमारा विरोध करते मिलेंगे जो OBC की वंचित जातियों के हकों पर डकैती डाल रहे हैं, तो वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो वंचित तबका है, जो SC ST OBC का पिछड़ा तबका है, मतलब दबा कुचला तबका है, उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें एजुकेशन जा रही है, पढ़ रहे हैं वो लोग, उनको समझ में आ रहा है समता आंदोलन हमारी बात कह रहा है। तो उनमें से हमने उन लोगों को चुना, और SC ST की जो सीटें थी, आरक्षित सीटें, उनपे SC ST के ही लोगों को समर्थन दिया हमने। मतलब पार्टी तो कोई और थी,
जो हमसे समान विचारधारा रखती थी उस जी, पार्टी जी, की टिकट मिली थी उनको, जी, लेकिन पूरा समर्थन और सहयोग समता आंदोलन किया था। जी, और SC ST के उन प्रत्याशियों से हमने वो बात एफिडेविट देके करवाई थी जी, जो हम कहना चाहते हैं, जैसे SC ST में क्रिमिनल को बाहर किया जाए, जी, उपवर्गीकरण किया जाए, जी, प्रमोशन में आरक्षण बंद किया जाए, जी, जातिगत आरक्षण बंद किया जाए, जी, इसको रोटेशन से कर दिया जाए, जी, विधायिका के आरक्षण को। ये सारी बातें हमने उनसे एफिडेविट पे लिखवा कर करवाई थी। जी, और एक एक कंस्टिट्यूंसी में 1-1 लाख पैम्पलेट उस जी, एफिडेविट की फोटो कॉपी करवा करके बंटवाए थे हमने, जी, ताकि लोगों तक मैसेज जाए। जी, बहुत अच्छा प्रयोग था, पूरे देश में चर्चा हुई थी इसके जी, प्रयोग की। जी, लेकिन मतदाता तक हमारी बात हम पहुंचाने में सक्षम नहीं हुए, कन्विंस नहीं कर सके। जी, हम बहुत लेट खड़े हुए थे, पर संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं जी, थे हमारे पास, जी, तो बिना पैसों के चुनाव लड़ा नहीं जाता जहाँ सामने वाले प्रत्याशी करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। जी, तो ये देश का दुर्भाग्य है। जैसे हम लोगों से संपर्क करते थे, जी, जो वोटों के ठेकेदार थे, वोट दिला सकते थे, जी, वो कहते थे साहब वोट तो दिला दूंगा, 5,000 वोट दिला दूंगा आपको, जी, जी, गिनती के दिला दूंगा, इन बूथों पे गिनती करा दूंगा, पैसे मेरे को कितने दोगे। जी, हमारे पास ऐसे कुछ देने के लिए थे नहीं, जी, राजनेता लोग दे देते थे, जी, तो वोट हमको नहीं मिले। लेकिन जी, हमारी बात पहुंची लोगों तक और बड़ी सराहना हुई है इस एक्सपेरिमेंट की। जी, और SC ST में भी हमारी बातें पहुंची हैं, वो जी, समझने लगे हमारी और SC ST के वंचित वर्ग की नजदीकियां बढ़ी है। जी, और उसका रिजल्ट अभी उपवर्गीकरण वाले में इसमें सब में देखने को मिलेगा, जी, क्रीमिलेयर वाले फैसलों में देखने को मिलेगा। और ये आने वाले टाइम में बहुत सा बदलाव होगा। जी, SC ST OBC के वंचित वर्गों तक, वंचित जातियों तक में आरक्षण का लाभ पहुंचेगा और हमारे प्रयासों से पहुंचेगा, जी। समता आंदोलन के प्रयासों से पहुंचेगा। जो आरक्षण को लागू करने की मूल धारणा थी कि जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है वो आगे आना चाहिए, जो दबा कुचला वंचित है, तो समता आंदोलन असल में लड़ाई उन लोगों के हक के लिए लड़ रहा है, आपका ये कहना है? बिल्कुल। जी, वास्तव में जो वंचित है, कमजोर है, दलित है, जी, पिछड़ा है, उसको आरक्षण का लाभ देने में जी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जी, हमको भी आपत्ति नहीं है। जी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहां तक तो ये चीजें पहुंच ही नहीं पा रही है। 2-4% लोग जो है SC ST OBC के वो आरक्षण का लाभ लूट रहे हैं, जी, सरकारी योजनाओं का लाभ लूट रहे हैं, जी, इनके जो स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, SC ST जी, को जो अनुदान मिल रहे हैं, जी, कागजों में ये कहीं एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जी, जी, और लूट रहे हैं खूब। जी, और जो इनके अनुदान वगैरह मिलते थे, अब तो खैर आधार से जोड़ रही धीरे धीरे जी, सरकार, जी, इससे थोड़ा चेक लग रहा है। बाकी इसमें खरबों रुपए की लूट खसोट हुई है और जी, वंचित तक तबके तक ये चीजें पहुंची नहीं पहुंची। है। समता आंदोलन जाति आधारित आरक्षण का विरोध करता है। जी, वो इसलिए करता है क्योंकि जाति आधारित आरक्षण होने के कारण से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, कौन सा वंचित है व्यक्ति है, कौन सा दबा कुचला, कौन सा पिछड़ा, कौन सा संपन्न हो चुका है। जी, संपन्न व्यक्ति जाति के नाम पर दबे कुचले के हक लूट के ले जाते हैं। जी, तो इसलिए हम जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं, कट्टर विरोधी हम जातिगत आरक्षण के। जी, जातिगत आरक्षण देश को जातिगत गृहयुद्ध की तरफ ले जा रहा है, जी, जातिगत वैमनस्य फैला रहा है, जातिगत दुर्भावना फैला रहा है, जी, आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, आरक्षण का विरोध बढ़ता जा रहा है जातिगत आरक्षण के कारण से। जी, जिस दिन जातिगत आरक्षण बंद होगा, सरकार पिछड़ों को डिफाइन करे। जी, हम कहते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन दे सरकार, जी, ऐसी डेफिनेशन दे जिसमें जाति और धर्म का नाम नहीं आए, जी, उसमें दबे कुचले पिछड़ों को आप आरक्षण दीजिए, जी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जी, और हमारे प्रयासों से शायद कुछ रिजल्ट आया है, जी, क्योंकि EWS का जो आरक्षण आया है, जी, उसके जो 5 मानदंड तय किए सरकार ने, वो बड़े साइंटिफिक मानदंड है। जैसा हम साइंटिफिक डेफिनेशन चाहते थे जी, पिछड़ेपन की, जी, वो डेफिनेशन हमको लगता है सरकार ने दी है EWS के 500 मानदंड में। जी, और वो 500 मानदंड SC ST OBC सब पे लागू कर दिए जाए जी, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। वास्तव में दबे कुचले पिछड़े जी, और वंचित लोगों का आरक्षण का लाभ मिलेगा, जी, उससे पूरा देश खुशहाल होगा। जी, और ये जो वंचित वर्ग है, जी, अंतिम छोर तक जो अंत्योदय योजना थी, जी, वो जी, भरूच सिंह जी जो चलाई थी, जी, वो सही मायने में फलीभूत हो पाएगी जी। और उसका लाभ वंचित वर्ग को मिलेगा, पिछड़े वर्ग को मिलेगा। हमारे प्रोग्राम के लिए समय निकालने के लिए और हमें प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए इस विषय पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपने इतने महत्वपूर्ण विषयों पर ये इंट्रो रखा है, ये अगर जन जन तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ एक एक व्यक्ति भी जागृत हो जाए और ये आरक्षण के प्रावधानों को सही रूप में लागू करवाने लग जाए तो देश का भला होगा। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।